हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम 84 हिंदी मीडियम में। तो देखिए बात समझिए, लास्ट में हमने कार्य ऊर्जा, संरक्षिबल, असंरक्षिबल, कार्य ऊर्जा, प्रमेय, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। कार्य ऊर्जा प्रमेय मैंने आपको बताया था कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसमें हम लेते हैं हाफ एम वी फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य होता था ये। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य है। समझ गए हो जी? तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइनल स्पीड आ गई, इनिशियल स्पीड आ गई, सभी बलों के द्वारा कार्य आ गया, गतिज ऊर्जा आ गई। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन देखो मैं अभी और स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अभी स्टेज 1 के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जी। स्टेज 1 के क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आज हम कर लेते हैं, क्योंकि पहले जो आपका टेस्ट आएगा उसमें सिर्फ कार्य आएगा। तो मैं स्टेज 1 के सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मैन एक आदमी है, वो एक दीवार को धक्का देता है तो वो उसको हिला नहीं सकता है, तो क्या होगा? हिला नहीं सकता है तो कार्य क्या होगा बताओ? कार्य क्या होगा भाई? उसने कोई विस्थापन नहीं दिया तो कार्य क्या होगा? जीरो। कोई कार्य किया ही नहीं उसने भाई, उसने धक्का दिया, बल लगाया, लेकिन विस्थापन तो नहीं आया ना। ये एक दीवार है, समझना। एक मैन है, आदमी है, वो इसको धक्का दे रहा है, बल लगा रहा है इस पर विस्थापन तो हुआ नहीं, क्योंकि ये दीवार काफी मजबूत है। विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य क्या हो गया? कार्य बल गुणा विस्थापन Fs। विस्थापन जीरो है तो कार्य भी क्या हो गया जी? जीरो। कोई कार्य नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु है, उस पर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं जी, ठीक है। वो 10 मीटर का विस्थापन तय कर रही है, ठीक है। कार्य 25 जूल है, ठीक है जी। थीटा कितने एंगल पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम ऐसी है, यहां पर एक ब्लॉक है m द्रव्यमान का, उस पर यहां बल लगाया जा रहा है किसी कोण थीटा पर। वस्तु यहां आ जाती है कोई विस्थापन तय करके, तो कार्य का फार्मूला क्या लेंगे? F cos थीटा इंटू में S। कार्य कितना आ जाता है जी? 25 आ जाता है, F का मान 5 आ जाता है, कोस थीटा निकाल लेते हैं। विस्थापन कितना आएगा जी? 10। विस्थापन 10 आ जाता है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये तो आ गया 5, इधर आ गया 10, ये आ गया जी कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है जी 5/10, 1/2 और थीटा आ जाता है जी 60 डिग्री। थर्ड आंसर। समझ गए जी? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 तक था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक बल, कोई बल है जी F = 5I + 3J, बल लगा रहे हैं किसी कण पर जो कुछ विस्थापन तय कर लेता है R = 2I - 1J। कार्य कितना होगा? तो वही है जी F.R। अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल करना है तो आप क्या करेंगे? 5 को 2 से करेंगे 10, 3 7 जूल, प्लस का 7 जूल, 3 का आंसर 3। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो देखो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझिए। किसी कण की पोजीशन स्थिति दी गई है जी 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। कण का द्रव्यमान दिया जी 30 ग्राम, द्रव्यमान 30 ग्राम, कार्य बताइए पहले 4 सेकंड में। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकंड तक, t1 0 t2 4 सेकंड तक आप कार्य बताइए। तो कैसे आएगा जी कार्य? वेग निकालिए dx बाई डी टी। 3t का हो गया जी 1 4, टी स्क्वायर का हो गया जी 2t और 3t स्क्वायर। समझ गए? वेग आ गया 3 माइनस 8t प्लस में 3t स्क्वायर, 3 माइनस 8t प्लस में 3t स्क्वायर वेग आ गया। t1 0 सेकंड पर काम करिए, t1 0 है तो वेग v1 आएगा, t2 4 सेकंड है तो वेग v2 आएगा। ठीक है जी। v1 वेग कितना आएगा जी? 3 माइनस 8t की जगह 0 और इसकी जगह भी 0 तो आंसर आएगा जी 3। वेग आ गया जी 3। 3 माइनस 8 स्क्वायर, यहां पर कितना रखूं? 4 रख दूं जी, 4, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 का स्क्वायर 16 3 48, 48 2 50 रे 51 माइनस 32, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 3 1 19 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ठीक है जी। कार्य कितना है जी? कार्य का क्या फार्मूला लगाएंगे? हाफ एम वी फाइनल का माइनस वी इनिशियल का। हाफ एम कितना है बोलो? 30 ग्राम है जी। ग्राम को किस में बदल दोगे? किलोग्राम में। फाइनल 19 का स्क्वायर, इनिशियल 3 का स्क्वायर। बस सोल्व कर दीजिए। 3/200, 3 का स्क्वायर 9 और 19 को 19 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 19 की 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। निम्न 81 SL 8 9 एकम 9 9 और 8 है 17। ठीक है। 19 1 9 और 7 16 1 361। 19 को 19 से करेंगे तो 361 आएगा कि नहीं बताओ? ठीक है। 361 आएगा, इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा जी। ठीक है। 3/200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 352 आएगा क्या? 9 2 11 5 और 1 6 3। ठीक है जी, ये आंसर है भाई। 2 से आप डिवाइड कर लीजिए। 3 नीचे तो 100 ही है, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 3 18। ठीक है जी, जूल में।
अगर मिली जूल में लेना होता तो कैसे करते? जूल है, मिली 1 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आएगा? मिली जूल में। 2 जीरो काट देंगे, 5280 मिली जूल। देख लीजिए आंसर कौन सा है? 5280 मिली जूल। पहला आंसर होना चाहिए जी, फोर्थ का, बिल्कुल पहला ही आंसर है जी। समझ गए ये बात? कोई कन्फ्यूजन? नोट कर दीजिए जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना है। एक 10 किलोग्राम के ब्लॉक को 1 मीटर हाइट तक लेके जाना है। 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, ठीक है जी। एक सेकंड में 1 मीटर हाइट है और 1 सेकंड में लेके जाना है जी। 1 सेकंड में आपको पहुंचाना है, ठीक है। तो आप देखिए टाइम का कोई रोल आएगा क्या? भाई आपको इसको यहां से यहां लेके जाना है 1 मीटर हाइट पर, और टाइम तो 1 सेकंड है, तो टाइम का तो कोई रोल ही नहीं आएगा। तो हमें तो कार्य करना पड़ेगा। कितना? mgh। m कितना? 10, g कितना? 9.8, और हाइट कितनी? 1 मीटर। कितना आएगा? 98 जूल। बस डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं है। आप इसको 1 सेकंड में ले जाओ, 2 सेकंड में ले जाओ, कार्य तो उतना ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बल F का मान दिया गया जी। F = 6i प्लस 2j - 3k। ये कोई बल दिया हुआ जी। 6i 2j 3k एक्ट ऑन ए पट्टिका पाकिस्तान पे लग रहा है। तो उसका विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन हो रहा है जी 2i - 3j प्लस में xk, ठीक है। कार्य 0 है तो x का मान बताओ। तो कोई भी बता देगा जी, आसानी है। तो कार्य 0 करना है जी, तो निकालो पहले। तो कार्य है f डॉट s 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 3x, ये आया कार्य। और कार्य को क्या करना है? 0 12 - 6 6 - 3x, तो कितना गया? 6 = 3x, और x का मान क्या गया? 6/3, 2 मीटर बोलो या डायरेक्ट 2 बोल सकते हो। x का मान आ गया जी, x का मान 2 आ गया, ठीक है। आगे बोलें। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7। R1 एक पोजीशन दे रखी है, R2 एक दूसरी पोजीशन दे रखी है। R1 है जी 3i 2j 6k, 3i 2j और 6k, ये तो R1 है। R2 14 13 9, ठीक है। 3 2 6 14 13 9। बल कितना लग रहा है? 4i
1 जे और 32 के, तो आपको कार्य बताना है, वगड़न बताना है। तो कोई बता देगा जी वगड़न यहां पर, तो कैसे कार्य आएगा, एफ डॉट आर आएगा, एफ डॉट आर आएगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं, हमें आर निकालना है जी। एफ तो आपके पास है, आर क्या आएगा बोलो, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 14 माइनस 3 11I, 13 माइनस 2 11J, और 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15 के। एक F है ये और एक R है ये। अब करते हैं जी F डॉट आर, करिए। 11 को 4 से किया 44, फिर 11 और फिर 32 को 15 से किया, 32 ही था ना या 3 था, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7, 4I प्लस जे प्लस में 3 के है जी, 32 नहीं है, ये 3 के है। ऐसा सवाल पहले भी कराया था आपको। तो 3 से करेंगे तो कितना होगा बताओ, 15 दिए 45, तो कितना आया आंसर, 45 45 90 और 10 100 जूल आंसर आएगा। क्वेश्चन 7 आंसर देखो कितना आएगा, 7 का पहला आंसर, 7 का पहला आंसर यानी कितना आएगा, 100 जूल। ठीक है जी। एक 8वां सवाल और देखो, क्वेश्चन 8, कोई दो वस्तु है, वो किसी उनका द्रव्यमान अलग अलग है, एक ही ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ऊंचाई समान है। आप देखो वस्तु को आप एक ही ऊंचाई से गिरा रहे हो जी, यहीं से आप वस्तु को गिरा रहे हो 20 मीटर ऊंचाई से, चाहे वो 1 ग्राम की हो चाहे वो 20 ग्राम की हो, उनका अंतिम वेग तो ऊंचाई पर निर्भर करेगा ना जी। अंतिम वेग तो क्या होगा, √2gh, अंतिम वेग है वो तो √2gh होगा ना, 2gh 20 √20 200 400 400 ये होगा ना अंतिम वेग। तो अंतिम वेग है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, अंतिम वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, अंतिम वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा जी। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, अगली बात देख लीजिए। कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 8 तक मैंने आपको करा दिए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया ही था आज किया था हमने, कि एक रस्सी है, एक ब्लॉक है, उसको आप नीचे ला रहे हो किसी ए त्वरण g/4 से, m है नीचे mg लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, तो d विस्थापन चलाना है, तो कार्य क्या होगा बताओ,
तनाव बल के द्वारा किए गए, ऊपर तनाव नीचे विस्थापन, कोण कितना 180 डिग्री, टी डी, और कोस 180 क्या -1। टी कैसे आएगा, नीचे जाने वाला बल mg, ऊपर रोकने वाला बल तनाव, जिसपे समीकरण लिख रहे हैं उसका द्रव्यमान गुणा त्वरण। टी का मान क्या आएगा बोलो, mg माइनस ma, g माइनस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए g/4, 4g माइनस जी 3g/4, 3mg/4 इंटू डी, और आगे साइन क्या लगा दिया माइनस 3mg/d/4। कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए कौन सा आंसर है 9th का। 9 का आंसर 3 है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, दो स्प्रिंग है, उनके स्प्रिंग नियतांक K1 K2 है, K1 बड़ा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यही कर देंगे। क्वेश्चन 10, K1 बड़ा है, ठीक है जी, K1 बड़ा है, उनको एक समान बल से खींचा जाता है। एक समान बल से खींचा जाता है तो किसमें कार्य ज्यादा होगा। अच्छा, ये एक कंसेप्ट आया है जी, ये एक नई बात आई है भाई। तो देखो मैं आपको इसको नई बात को समझाता हूं। पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, सुनो। कार्य किस तरह से निर्भर करेगा। सुनो जी, बात क्या, देखो दो स्प्रिंग है जी, ये मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं। इस पर बल लग रहा है F1, इसका K1 नियतांक है और इसमें प्रसार है x1। एक दूसरा स्प्रिंग है, उसमें बल लगा रहा हूं F2, उसका K2 नियतांक है और उसमें प्रसार है x2। तो यहाँ F1 की जगह मैं लिख सकता हूँ K1 x1, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी K2 x2। समझ गए। अब बात देखिए क्या है, K1 x1, K2 x2। तो कार्य, स्प्रिंग में जो कार्य किया जाता है वो उसकी ऊर्जा में संचित होता है जी। तो कंसेप्ट क्या देखिए, ये स्प्रिंग बल है। पहले मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, जो स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होती है उसको कैसे निकालते हैं जी। देखिए, स्प्रिंग बल F = kx, वैसे परिमाण में लें, दिशा के साथ लें तो माइनस। कैसे, ये स्प्रिंग है, आप प्रसार इधर करा रहे हो तो स्प्रिंग इसको इधर खींच रहा है विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का kx हम लगा सकते हैं। स्प्रिंग ने जो लगाया बल, ये एक्सटर्नल बल है, हालांकि ये दोनों परिमाण में बराबर ले सकते हैं हम दोनों। तो कार्य क्या होगा जी, कार्य होगा जी F dx। आप वही x1 से x2 इसकी लिमिट भी ले सकते थे। F की वैल्यू क्या आएगी, -kx dx, x1 से x2 माइनस k x dx, x²/2, x1 से x2। अब मैं फाइनल आंसर बोलूं तो W = -k/2 x2² माइनस x1²। फाइनल आंसर तो ये आया -12 k x2² माइनस x1²। समझ गए।
अगर मैं कहूं कि यहां पर x1 है वो 0 है, मध्य मूल स्थिति है, और तो x2 को मैं अगर x लूं तो आंसर क्या आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। आया जी आंसर। ये और ये कार्य है, ये ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो आप इसको कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो, स्प्रिंग पर किया गया कार्य, जो रिजल्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, कार्य या फिर स्थितिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर। परिमाण में लेते हैं हम इनको, माइनस साइन तो दिशा बता रहा है, वो हम परिमाण में लेते हैं। कार्य या संचित ऊर्जा कितनी, आगे बोलो, -1/2 के एक्स स्क्वायर। समझ गए जी? ठीक है, आगे देखिए बात क्या है। अब जो हमारा सवाल था वो देखो किस तरह से होगा। ये कंसेप्ट आपने देख लिया जी। तो सुन लीजिए अब बात क्या है। अब मैं बोल रहा हूं, अब बात सुन लीजिए। जैसे पहला स्प्रिंग है, पहला केस है जी, दोनों समान बल से खींचे जाएं। दोनों स्प्रिंग समान बल से खींचे जाएं, समान बल से खींचे जाएं। समान बल लगाकर खींच रहे हैं दोनों स्प्रिंग को, यानी मैं क्या कह सकता हूं, F1 बराबर F2 है, यानी K1 X1 बराबर है जी K2 X2, यानी मैं बोल दूं K1 बाई K2 का मान आ गया जी X2 बाई X1। ठीक है, तो दोनों में किया गया कार्य W1 बाई W2, ऊर्जा का अनुपात U1 बाई U2, हाफ K1 X1 का स्क्वायर हाफ K2 X2 का स्क्वायर। सही है जी? तो कितना आएगा बोलो? हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, K1 बाई K2 बच गया, और साथ में कौन, वर्ग किसका, X1 बाई X2 का होल वर्ग हो गया जी। K1 बाई K2 आ गया, X1 बाई X2, X1 बाई X2 को क्या लिख सकते हो, उल्टा करो इसको, X1 बाई X2 की जगह आप लिख सकते हो जी K2 बाई K1, K2 बाई K1, यानी मैं बोलूं यहां पर फाइनल आंसर क्या आया, W1 बाई W2, U1 बाई U2, K1 का यहां पर क्या आएगा, K1 बाई K2 इंटू में K2 का वर्ग और K1 का भी वर्ग, एक K1 कट गया, एक K2 से K2 कट गया, K2 बाई K1 आ गया। K2 बाई K1 यानी समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती आ गया। ये तो 1 ऊपर देखो 2 है, यानी आप क्या बोल सकते हो, W समानुपाती U व्युत्क्रमानुपाती K। कब ये काम कब हुआ है, जब समान बल से खींचा जाए, जब समान बल लगाकर खींचें। ये तब होगा जी जब समान बल लगाकर खींचे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी इसका, समान बल लगाकर खींचेंगे तो ये स्थिति होगी। अच्छा प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि समान बल लगाकर तो आपने खींच दिया, अब अगली बात है कि जी हमने समान बल से नहीं खींच रहे हैं, समान प्रसार कर रहे हैं दोनों में। यही दोनों स्प्रिंग थे,
समान बल लगाकर खींचा जाए तो आप यहां पर क्या कह सकते हो? आप यहाँ पे क्या क्या कह सकते हो? व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? यानी मैं यहां पर ये बोल सकता हूं ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है यानी बोल दो जी K1 बड़ा है ना जी K2 से, K1 बड़ा है K2 से, तो आप क्या बोलोगे? W1 छोटा है W2 से। ऐसे बोल सकते हैं U1 छोटा है U2 से। कब? ये स्थिति कब है? समान बल की स्थिति है। समान बल लगाने पर, समान बल लगाने पर ये समान बल लगाने की स्थिति है। अब यहां पर क्या है जी? यहां पर है जी समान प्रसार हो। दूसरा केस, दोनों स्प्रिंग में प्रसार या संकुचन भी बोल सकते थे, प्रसार समान हो। भाई दोनों जो दो स्प्रिंग थे दोनों में प्रसार ही समान हो जाए तो आप क्या फार्मूला लिखेंगे? दोनों में प्रसार समान हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? x1 बराबर x2 लिखेंगे। तो आप पहले F1 बाई F2 का रेशो लो। F1 बाई F2 बराबर है K1 बाई K1 x1 K2 x2। तो आप क्या बोल सकते थे? K1 बाई K2। F1 बाई F2 बराबर K1 बाई K2। समझ गए? तो अब अगर आप उसका W1 बाई W2 U1 बाई U2 हाफ K1 x1 का स्क्वायर हाफ K2 x2 का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल, K1 K2 x1 x2 दोनों को बराबर लेके आप x के बराबर रख सकते हो। x1 की जगह मैंने लिख दिया x और x2 की जगह भी मैंने लिख दिया x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ये K1 है और ये क्या है? K2। यानी आप ऐसे बोल सकते हो जी W1 बाई W2 U1 बाई U2 K1 बाई K2, यानी बोलूं तो W समानुपाती U समानुपाती K, W समानुपाती U समानुपाती K, समानुपाती है जी। तो आप ये बोल सकते हो जी K1 बड़ा है K2 से, तो आप बोल सकते हो U1 बड़ा है U2 से, या फिर बोल सकते हो W1 बड़ा है W2 से। ठीक है? कब होगा जी ये? क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? दो स्प्रिंग, उनका स्प्रिंग नियतांक कितना है? दो स्प्रिंग है, उनका स्प्रिंग नियतांक K1 K2, K1 बड़ा है K2 से, स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, समान बल लगाकर खींचा जाता है। समान बल लगाकर खींचा जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा जी। तो क्वेश्चन क्या था आपका? समान बल लगाकर खींचा जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हमें याद रखनी है बस। तो समझिए बात को। तो दो बात हमें मेन मिली है, समान बल में व्युत्क्रमानुपाती और समान प्रसार में समानुपाती। हाँ, नोट क्या था? नोट क्या बनेगा? देखो, दो पॉइंट बनेंगे। समान बल लगाएं, दो स्प्रिंग है, F1 F2 K1 K2, प्रसार x1 x2, समान बल लगाएं,
तो इनमें संचित ऊर्जा होगी जी W1 और इसमें संचित ऊर्जा होगी जी W2। समान बल लगाएं W1 बाई W2, U1 बाई U2, K2 बाई K1, K2 बाई K1। और K2 बाई K1 बल के रिगार्डिंग भी पूछ सकता था। भाई बल कैसे आया, देखो समान बल था, F1 बराबर F2 था, तो K2 बाई K1, K2 के नीचे K1 को ले जाओ तो इधर क्या आएगा, X1 बाई X2। K2 बाई K1 की जगह आप क्या लिख सकते थे, X2 बाई X1। इसको ऐसे आगे भी लिख सकते थे, W1 बाई W2, U1 बाई U2, K2 बाई K1, X1 बाई X2। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, वो यहीं से हो जाएगा। उसमें बल समान था, बल समान है, बिल्कुल जी। बल जब समान है तो ये रूल लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा W और K। व्युत्क्रमानुपाती होगा तो सवाल क्या था, K1 बड़ा है, K1 बड़ा है तो W1 छोटा होगा। देखो दूसरी स्थिति में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल W2 बड़ा हो जाएगा जी, W1 छोटा हो जाएगा और W2 बड़ा हो जाएगा। समझ गए हो बात। अगली बात देखिए, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोई स्प्रिंग है, उसको S विस्थापन दिया जाता है। कोई स्प्रिंग है, उसको S विस्थापन दिया जाता है जी, ठीक है। तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल है जी। अब उसको पहले 10 S तक खींचा, अब और S और खींचना है। सवाल समझना, क्या कहता है जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाओ, क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, 10 जूल है, कितना खींचा, S तक खींचा जी। अब क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और कितनी रिक्वायर्ड होगी। पहले आप S तक तो खींच चुके हो, S तक तो आप खींच चुके हो, ये समझिए, चित्र बना रहा हूं मैं। पहले स्प्रिंग ऐसा था, फिर स्प्रिंग ऐसा हो गया जी, पहले यहां तक था, अब ये यहां आ गया, S तक खींच दिया हमने। अब वो कह रहा है यहां से भी आगे S तक और खींचना है, यहां से भी आगे S तक और खींचना है, ऐसे, समझ गए। तो यहां पर जो आवश्यक है वो है पोटेंशियल एनर्जी 1, और यहां पर जो आवश्यक है वो है पोटेंशियल एनर्जी 2। तो पहले अगर आप कहोगे जी ये पोटेंशियल एनर्जी 1 है, ठीक है, 10 जूल। अब ये पोटेंशियल एनर्जी 2 नहीं आ रही है, ये टोटल आ रही है। टोटल कितना आपने खींच दिया जी, S प्लस S। तो ये कितनी आएगी, हाफ के S प्लस S, 2S का स्क्वायर, हाफ के 4S का स्क्वायर, 4S का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ
हाफ के एस स्क्वायर, और हाफ के एस स्क्वायर की वैल्यू 10 थी, तो 4 इंटू 10 सीधा लिख दो, कितना जूल आया बोलो, 40 जूल आ गया। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ये यहां से यहां तक जाने की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल। लेकिन हमें टोटल थोड़ी निकालनी थी, हमें पोटेंशियल एनर्जी 2 निकालनी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल आई है उसमें से माइनस कर दीजिए कौन सी पोटेंशियल एनर्जी 1 वाली। टोटल कितनी आई है जी, टोटल आई है जी 40, 1 वाली थी जी 30, आंसर 1 वाली 10, आंसर 30 जूल। देखो चेक करो, क्या आंसर 30 है? 11 का क्या पहला आंसर है? 11 का बिल्कुल पहला आंसर है। क्या इसको किसी और तरीके से भी कर सकते थे? पहले तो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इसको मैं कोई और तरीके से भी बता सकते हैं, आप इसको अवकलन समाकलन से भी कर सकते हो जी। कैसे? देखो मैं इसी सवाल को दोबारा करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरा तरीका लगा सकते हैं, अवकलन का मेथड से इसको आपको सोल्व करना हो तो क्या लिमिट पुट करनी पड़ेगी। फिर भाई पहले s से जा रहा था, दोबारा s आगे डिस्टेंस और ट्रेवल किया उसने, तो आप s प्लस s 2s तक उसकी लिमिट लगा दीजिए। x1 s तक जा रहा था, बाद में x2 कितना, s तो था s और, तो कितना हो गया जी 2s। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड मेथड से कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी है जी, हाफ के एस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें 10 जूल दे रखी थी। हमें निकालना हूं डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी 2। क्या फार्मूला था जी, हाफ के एक्स स्क्वायर था। लिमिट कहां से कहां थी, x1 से x2। हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये फार्मूला था जी। हाफ के x2 का स्क्वायर, x2 कितना है जी 2s का स्क्वायर, x1 कितना है जी s का स्क्वायर, तो कितना आएगा जी k/2 4s माइनस s 3s का स्क्वायर। ठीक है, 3 को एक तरफ ले लो, पीछे आ गया जी हाफ के एस स्क्वायर। हाफ के एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10, आंसर आ गया जी 30 जूल। ठीक है, ऐसे करो या ऐसे करो, बात वही है, तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो बता ही दिया था आपको। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लगाना है, यही था हमने, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर और v इनिशियल का स्क्वायर, और v कैसे आएगा जी dx/dt, dx/dt करो v आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 dx/dt कर देंगे ना, t की पावर 3/3 है, t की पावर 3/3 है, तो v कितना आएगा 1/3 आगे ले लो, 3t², v की वैल्यू आ गई जी t²। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग है उसका नियतांक k है, एक स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट k है, उसको 0 से x1 तक प्रसार किया जाता है, कार्य कितना होगा प्रसार।
प्रसार कितना कहते थे, 0 से x1, यानी प्रसार तो x1 ही हुआ, तो कार्य कितना हुआ, हाफ के x1 का स्क्वायर, यही हुआ ना फार्मूला, हाफ के x1 का स्क्वायर, सेकेंड आंसर। ठीक है, देख लीजिए 13 का। ठीक है जी, तो ये 13 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है जी, आगे देख लीजिए क्वेश्चन, आगे भी इजी इजी क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखिए, हल्की और भारी वस्तु है, दोनों का सेम समिंग है, तो गतिज ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी। सेम समिंग है, समिंग सेम है, तो ये वो फार्मूला काम आ गया। कौन सा फार्मूला, गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला बताया था, बताओ, p²/2m। जब समिंग सेम है, समिंग सेम है, तो आप क्या बोलोगे, गतिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, m के। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। एक हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, सेम समिंग है, गतिज ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, हल्की वस्तु, जिसका द्रव्यमान कम होगा तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। पहला आंसर 14 का, बिल्कुल। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कोलिजन का सवाल है, ये आपको नहीं करना है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमें नहीं करना है, कोलिजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए हैं, ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो बस आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है कि आप जो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको आप रिवाइज कर लीजिए। स्टेज 2 में आप क्वेश्चन कर लीजिए जी, 1 से लेकर 10 तक कर लीजिए। स्टेज 3 के भी कुछ क्वेश्चन करने आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेज 3 के आप 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लें बस। ठीक है, स्टेज 2 में और स्टेज 1 में जो आप आगे के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं कुछ एक। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप इनको रिवाइज करिए, इनको अच्छे से देखिए, और अगली क्लास में अगर आप पहले क्वेश्चन करके आएंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में।